हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आपको मैं मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 पढ़ा रहा हूं। उसमें आपको पहला और दूसरा सवाल बता चुका हूं। उसके पहले कुछ एग्जांपल्स, कुछ और बेसिक चीजें मैं बता चुका हूं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसका सोल्यूशन दूंगा। देखिए बच्चों, आज मेरे जीवन का कह सकते हैं वो क्षण है जिसमें कह सकते हैं कि थोड़ा असहज हूं मैं, क्योंकि मैं आज अपने जिस विद्यालय में मैं रहता था वहां से मुझे अब अन्यत्र जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह रवाना होना पड़ता है। इसलिए मैं उस विद्यालय से आज विदा हुआ हूं और मैं आभारी हूं उन अपने प्रधानाचार्य महोदय का, जिन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह प्यार दुलार दिया। और मैं आभारी हूं उन सभी शिक्षक बंधुओं का जिन्होंने मुझे सदैव सहयोग किया और मुझे सदैव सम्मान दिया। और उन बच्चों का मैं विशेष रूप से, और उसमें आप भी होंगे जो मेरे YouTube पर मुझे देखते हैं, और आप भी बच्चे हैं जो मुझे हमेशा देखते हैं, और आपका जो प्यार सम्मान मिला वो चीजें मुझे कभी भूलने वाली नहीं है। आज मैं थोड़ा असहज हूं, लेकिन क्या है, एक शिक्षक के लिए सहजता असहजता सदैव उसको जीवन में झेलना पड़ता है। कि मैंने पढ़ा हुआ हूं कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदयति सविता ताम्रः ताम्रः एव अस्तिमोति च। जिस प्रकार से सविता सूर्य उदय होता हुआ लाल रहता है, उसी प्रकार से वह अस्त होते हुए भी लाल रहता है। और आगे की लाइन है कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महापुरुषों को या महानुभावों को, शिक्षकों को, जो समाज का दर्शक होता है, उसको सम और विषम परिस्थितियों में समान होना चाहिए। वही लाइन मुझे ये आज साहस दिला रही है कि मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। क्योंकि आज मैं उस काबिल नहीं था कि मैं आपके सामने आके बोल सकूं, लेकिन क्या है कि मुझे तो आपके सम्मुख आना ही पड़ेगा और आपको हमेशा वो चीजें देनी होगी जो मेरे से आपकी आशा है। देखिए बच्चों, मैं ऑफलाइन अब आपको वहां नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब देखिए कहाँ कैसे क्या होता है। अब समय जहां जैसे करेगा वैसा जाना पड़ता है इंसान को। लेकिन मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं वादा करता हूं, मैं जहां भी रहूंगा, जैसे भी रहूंगा, जिस हाल में भी रहूंगा, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। अर्थात मुझे जो सरस्वती जी के द्वारा मिला है उसको मैं आपको सदैव देता रहूंगा, और मैं तब तक देता रहूंगा जब तक मुझे एक सिंगल बच्चा भी सुनने को तैयार होगा। देखिए क्या है कि मेरे जीवन का उद्देश्य ही है कि मैं जो पाया हूं वो मैं दे के जाऊं। क्योंकि खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कुछ है नहीं, केवल है तो प्यार और सम्मान। आज जिस प्रकार से मुझे विद्यालय से विदा किया गया, वो सम्मान मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि जो शिक्षकों के द्वारा जिस प्रकार से मुझे सम्मानित किया गया, जिस प्रकार से मुझे वहां से विदा किया गया, वो चीज मैं नहीं भूल सकता हूं। आज मेरे प्रिंसिपल साहब के आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे ये चीज एहसास हुआ गया, प्यार ये होता है। जब कोई छोटा भाई अपने से दूर जाता है तो कैसा महसूस होता है। प्रिंसिपल साहब की आंखों में आंसू आ गए थे, और वो मुझे एक अपने छोटे भाई की तरह मानते थे और सदैव मानते हैं। आज भी बोले हैं कि नीरज, जहां भी रहोगे, जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके लिए तैयार हूं। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, जो नई उपलब्धि के लिए आप जा रहे हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप वो उपलब्धि प्राप्त करें, वो बुलंदी प्राप्त करें, जिससे मैं भी गौरव से कह सकूं कि मेरा छोटा भाई नीरज मेरे यहाँ कार्यरत था और मेरे लिए बहुत कुछ कर गया है। तो मैं अपने सादर आदरणीय प्रधानाचार्य जी को सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में उन सभी शिक्षकों का भी अभिनंदन करता हूं जो मुझे बहुत लाड प्यार दिए। साथ में उन सभी बच्चों का भी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं जो मुझे इतने दिनों तक बहुत सम्मान प्यार दिए। आज भी मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारी बातें आ रही हैं कि आप सर क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, जीवन में एक ही चीज है। चूंकि मैं सब बच्चों का वहां पर व्हाट्सएप पे नहीं दे सकता था जवाब, इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूं कि देखिए हर परिस्थितियां होती हैं और इंसान के जीवन में कुछ निश्चित चीजें होती हैं जो जहां जैसे अभी सभी जानते हैं, जय क्षण जय रघुपत जस कराए तय क्षण तैसे होए। तो जो विधाता को मंजूर है, जिस प्रकार से वो जहां ले जाना चाहते हैं वहां ले जा रहे हैं और वहां जाना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ था, साथ हूं, साथ सदैव रहूंगा। हाँ ये है कि दूरियां सिर्फ पास में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन मोड से मैं सदैव आपके पास हूं और आप सभी मेरे हृदय में सदैव सदैव के लिए रहेंगे। चूंकि आपका सम्मान मैं कभी भूल नहीं सकता। अब सेशन की स्टार्ट करता हूं बच्चों।
देखिए यहां क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक 616, एक क्या है 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है, सेना की एक टुकड़ी जिसको बटालियन आप कहते हैं। 616 बटालियन वाली एक सेना की टुकड़ी है और उसको मार्च करना है। मतलब जैसे आप सभी जानते हैं परेड के करना होता है, घूमना होता है, चलना होता है, वो मार्च कहलाता है। तो मार्च करना है, लेकिन कैसे मार्च करना है? उनको सेना की टुकड़ी के 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे घूमना है। तो 32 सदस्य इसमें है, 616 सदस्य इसमें है। तो आप बताना ये है कि इनको कह रहा है कि पीछे बैंड मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो दो समूह, एक 616 सदस्यों वाला समूह, एक 32 सदस्यों वाला समूह, इन दोनों सदस्यों को क्या करना है, समूहों को क्या करना है, समान स्तंभ वाले, चूंकि आगे बैंड रहेगा और पीछे आर्मी के जवान रहेंगे, तो समान स्तंभ बने। जैसे 32 लोगों का जो स्तंभ बने, अगर उसमें 8 बने, 10 बने, 15 बने, वैसे पीछे वाले में भी वही बनने चाहिए। इस प्रकार से कहा जा रहा है उनकी संख्या समान होनी चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए। देखिए मित्रों, मैं आसान तरीके से इसको 616 में 32 का अगर भाग दे दूं तो आ जाएगा, या 616 और 32 का एलसीएम या सीएफ ले लूं, महत्तम समापवर्त म से निकाल लूं तो आराम से आ जाएगा। लेकिन इसको कैसे करना है ये देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे हमें हल करना होगा, तो यहां हम हल लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जो आपको मन हो। आप क्या लिख सकते हैं? हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए, जो आपकी इच्छा हो, आप पर डिपेंड करता है। यहां हमें मानना होगा, चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है कि आर्मी की टुकड़ी क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों की क्या है, समूह है। तो इसमें कह रहे हैं कि आर्मी, हम मान लेते हैं 2 समूह है, माना नहीं लिखते हैं, यहां लिखेंगे दिया है 2 समूह है, 2 समूह है जिनमें स्तंभों की संख्या समान है। यह चीज आपको दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, तो आपको पहले लिख लेना है। लिखेंगे चूंकि, आप यहां लिख सकते हैं चूंकि पहली टीम लिख देते हैं किसी परेड में 6 सदस्यों वाली, तो पहली टीम लिख लीजिए या पहली टुकड़ी लिख लीजिए। पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 616। तथा दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 32। अब ये कह दिया, पहले वाले में 616, दूसरे वाले में 32, तो आपको समान स्तंभ में बांटना है। तो यहां कौन सा प्रमेय लगा देंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाइए। कौन सा प्रमेय लगेगा यहां पर? आप लिखेंगे चूंकि यूक्लिड, अब देखिए ये चल रहा है यहां से, इसको आप यहां कहीं यूक्लिड का नाम नहीं लिया गया, इसलिए आप यूक्लिड से नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन यूक्लिड से हम इसलिए कर रहे हैं कि ये यूक्लिड विभाजन में चल रहा है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ रहा है, हम वहीं से पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा कर दे रहे हैं। अगर आप सामान्य तरीके से कर भी देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां यूक्लिड का कहीं नाम नहीं कहा गया है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर देखिए, इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या है कि हम लिखेंगे, अब वही तरीका आपको क्या लिखना होगा, 616 बराबर 32। चूंकि इसको इस प्रकार से किया जाता है, 32 का भाग 616 में देना है। किसमें देना है? 616 में। इस प्रकार से भाग दिया जाता है। तो जब भाग देंगे तो ये देखा जाए 30 के आसपास है, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90, 32 तिहाई 96, तो 3 बार जा रहा है, तो 600 है, तो इसलिए कितनी बार जाएगा? पूरा ये जाएगा, कितनी बार जाएगा? 6 त्रिक 18 बार। और उसके बाद इसमें बच जाएगा, चूंकि 32 तिहाई 96 हो रहा था, 4 बच रहे थे, तो आप यहां देखें तो यहां बच भी जाएगा। कितना बचेगा आपका? यहां देखें 4 बचा, तो 6 बार बचा, तो 6 चौक 24 और 12 36, तो ये देखा जाए 1 बार और जाएगा। इसलिए यहां हम लिख सकते हैं
कि 32 गुणित 19, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 32 गुणित 19 करना चाहते हैं कर सकते हैं आप। 19 बार अगर करेंगे तो 19 दूना 38 और 19 तिहाई करें तो आपको यहां लिखना होगा 19 त्रिक 57 आप करेंगे तो 57 आप करके देखेंगे तो 32 और 32 57 कितना होता है, 32 57 यहां करें तो यहां आपको क्या लगाना होगा, चूंकि ये 32 हुआ है तो 19 से दूनी 38 तो और 19 दूनी 38, 19 त्रिक 57, 57 में आपको 3 क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। यहां क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा तो यहां 61 हो जाएगा आपका। यहां क्या हो जाना चाहिए, 61 हो जाना चाहिए। 7 3 57 3 60 तो यहां 608 आया। 608 में अगर घटाएंगे तो ये 16 है, ये 8 है, तो आपका कितना बच जाएगा 8। वही चीज यहां भी करना होता है कि 616 में 32 गुणते 19 कर दीजिए और प्लस जो बच जाए उसी को लिख दीजिए। चूंकि यह किस नियम पे चल रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय था आपका, याद होगा आपको। तो यहां ये 8 लिखे, लेकिन आपको लिखना होगा चूंकि आर डज नॉट इक्वल 0, आर कितना है 8 है, इसलिए प्रक्रिया को पुनः दोहराने पर, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए प्रक्रिया क्या लिखेंगे, प्रक्रिया पुनः दोहराने पर, दोहराने पर। तो पुनः प्रक्रिया दोहराएंगे बच्चों, तो जब पुनः प्रक्रिया दोहराएंगे तो अब देखिए यहां 32 है तो 32 को लिखना होगा। अब इधर क्या किसको लिखना होगा, 32 को, और भाग किससे देंगे आप, 8 से। तो 32 को 8 से देंगे तो 8 चौक क्या हो जाएगा 32, 8 चौक क्या हो जाएगा 32 और 32 का 0। तो यहां देखें तो ये पूरे पूरे, अब यहां क्या आया, आर बराबर क्या आ गया बच्चों 0। और जब आर बराबर 0 आ जाता है, चूंकि यहां आप सभी जानते हैं कि आर क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो आर की वैल्यू जो होनी चाहिए, आर की वैल्यू जो होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, 0 या 0 देखा जाए, आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ बी की वैल्यू जो होनी चाहिए वह आर से छोटी होनी चाहिए। ऐसा होता है, बी की वैल्यू आर, यहाँ आर की वैल्यू बी से छोटी और 0 की वैल्यू आर से छोटी, ऐसे होता है। तो यहां देखा जाए, आगे हम करेंगे अतः, अतः लिखेंगे 8 क्या है, अतः 8 क्या है, यहां 8 है, यही तो बताए थे हम आपको, 8 आया। अतः यहां लिख सकते हैं स्तंभों की संख्या, अतः स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी आई मित्रों 8। बच्चों यहां आपको समझ में आया होगा। इसको आप सामान्य तरीके से ये इसका एचसीएफ निकाल के करते तो भी आ जाता है, इस तरीके से किए हैं तो भी आया है। चलिए मैं सेकंड सवाल देखता हूं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें देखिए स्पष्ट किया कौन सा प्रमेय का उपयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है, यहां बोला है इसलिए यूज करना पड़ेगा। चलिए हम हल करते हैं इसको, सीधे सीधे सॉल्यूशन हल करते हैं। इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ऐसे अगर सवाल आ जाए बच्चों, ये आपको जब भी आएगी लॉन्ग सवाल आएगी, शॉर्ट नहीं आएगी, 4 नंबर की मिनिमम सवाल आएगी, तो ये इसको देखिएगा। जब ऐसा सवाल आ जाए आपको तो सीधे इसमें मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए, क्या मानेंगे आप, माना यहां क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आप मान लीजिए, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, वह धनात्मक पूर्णांक a है, माना a धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे यहां, ये धनात्मक पूर्णांक है। जो क्या करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, ए धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसको 3m तथा 3m+1 के रूप का लिख सकते हैं। तो अब नीचे क्या करना होगा बच्चों, यहां देखिए इसको लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे चूंकि a बराबर हम क्या लिखना है, 3m लिखा है तो यहां 3m मत करिए आप, इसको धनात्मक पूर्णांक माने हैं तो इसको ऐसा करिए कि इसको धनात्मक पूर्णांक मान करके 3m नहीं लिखना होगा, यहां क्या कर देते हैं हम
3m की जगह हम लिख देते हैं 3q लिख देते हैं या कुछ और संख्या, चूंकि m तो लिखना ही है, यहां बता चुका है m, तो m की जगह हम q ले लें या अन्य कोई संख्या ले लेते हैं। q इसलिए ले रहे हैं कि q को पूर्णांक माना जाता है यहाँ पे। तो यहाँ a बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3q लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे चूंकि a बराबर 3q, तो यहां क्या लिख सकते हैं इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए वर्ग क्यों कर रहे हैं, यहां देखिए लिखा है दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा, ऐसा कह रहा है। तो इसलिए हमें यहां वर्ग करना होगा। a का वर्ग अगर हम करें a² बराबर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर होगा। जब यहां a का स्क्वायर हम करेंगे a का स्क्वायर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यहां देखा जाए तो 3q का स्क्वायर आप देखें तो इसको बांट दीजिए। इसको बांटना किस रूप में है देखिए bq प्लस r के रूप का। किस रूप का हमें बांटना है bq प्लस r के रूप का बांटना है। इस रूप में हमें तो बांटना ही पड़ेगा। तो यहां देखिए इसको अगर हम बांटे तो 3 का स्क्वायर करें तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहाँ 3 अलग क्यों किए ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 3 मुझे लाना है इसलिए मैं यहाँ देखिए 3m लाना है इसलिए इसको किए। अब देखिए आप देखें यहाँ पे तो ये किस रूप का बन रहा है, ये BQ के रूप का बन रहा है बच्चों या नहीं। तो BQ के रूप का बन रहा है तो B तो हो गया पूर्णांक, तो 3 यहाँ क्या हुआ पूर्णांक, और 3 के अलावा जो भी संख्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगी आपका, वह Q की वैल्यू हो जाएगी। यहां देखा जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल, तो ये भाजक 3 भाजक है और ये पूरा क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा, और पूरा भागफल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितने की बराबर होगी Q के बराबर। और यहां कह ही रहा है कि यह धनात्मक पूर्णांक है, इसके बराबर, तो यहां के जगह हम क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, अर्थात a² बराबर 3 इंटू m लिख सकते हैं, या लिखना चाहो लिख दो, चूंकि m बराबर 3q²। देखिए बच्चों ये अब इस प्रकार से ये आ गया। पुनः हम क्या लिखेंगे, पुनः देखिए पुनः अब a² लिखिए या a बराबर लिखिए, a बराबर क्या लिख सकते हैं 3q+1, a बराबर क्या लिख सकते हैं 3q+1। तो यहां a तो रहेगा, आगे लिखेंगे 3q, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो इसका स्क्वायर बनेगा क्या, देखिए अगर हम कर देते हैं 3q+1 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का क्या लिखिए लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और वर्ग कर क्यों रहे हैं, देखिए यहां बोला हुआ इसलिए हम वर्ग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये स्क्वायर हुआ, तो यहां पे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 होता है आपको, यहां देखे तो 9q² a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, क्या होता है 2ab। तो यहां देखा जाए 3 इंटू 2 मतलब 6q हो जाएगा। तो यहां देखें बच्चों यहां 3 यहां क्या है, इस बार ले लेते हैं सबको अलग अलग, तो 9q² प्लस 6q और प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं पलट करके, 9q प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन उठा लीजिए, जैसे कॉमन लेंगे तो 3 3 का 9, यहाँ 3q² और यहाँ क्या बचेगा 2q, यही बचेगा बच्चों, यहाँ प्लस 1 बच्चा। अब देखिए ये फिर वही रूप का हो गया 3 इंटू m मतलब 3 b इंटू q के रूप का, अतः क्या हो जाएगा, अतः यहां देखें ये तो ये हो जाएगा a² बराबर 3 इंटू, यहां के जगह हम लिख सकते हैं m और प्लस क्या लिख सकते हैं 1। ये देखिए हम इसको भी प्रूव कर दिए। ये देखिए यहां लिखना चाहो तो लिख दो, चूंकि 3q² प्लस 2q इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा यम। यम क्या है, एक पूर्णांक है। इस प्रकार से इसको लगाना है। मुझे नहीं लगता यहां कहीं आपको प्रॉब्लम हुई होगी, अगर प्रॉब्लम हो तो इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसको मैं पुनः बता दूंगा आपको। देखिए यहां क्या कर सकते हैं आप, यहां एक ये चीज आया और यहां क्या आया आपका, कहां है ये
ये आ गया दूसरा। तो इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a का स्क्वायर जो होता है वह किसके बराबर होता है, वह 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ऐसा लिख दीजिए कि के रूप का होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं नीचे में। तो वो देखिए जो चीजें ऊपर होती है वही नीचे लिखना होता है, ये चीज आप समझते हैं, कर लेंगे। देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपका जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां देखिए वर्ग था, यहाँ क्या है, घन है। 9m प्लस 1 दिखाए, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ऐसा आपको क्या करना है, दर्शाना है। तो आपको वही चीज पुनः करना है, क्या करना है, वही चीज आपको पुनः भी करना है। क्या करेंगे, माना ए धनात्मक पूर्णांक है, ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक। देखिए मैथ में बच्चों क्या है, जो दिया रहता है उन्हीं में से मानना चुनना है, कुछ बाहर से नहीं लाना है। ए धनात्मक पूर्णांक है, तो ए धनात्मक पूर्णांक है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहां चाहें तो लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर, अब देखिए यहां 9m है बच्चों, तो 9m तो नहीं, 9m है तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 3m प्लस 2, ये लिख सकते हैं। तो माना ए धनात्मक पूर्णांक, तो ए इतना होगा, हो सकता है, लिख सकते हैं, हो सकता है, लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां क्या है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जहां जीरो क्या होना चाहिए, जीरो इज लेस देन आर इक्वल आर, और आर इज लेस देन बी, ये होता है। और यहां जहां आप लिखना चाहो तो जहां लिख सकते हो, जहां b इक्वल क्या होगा, 3, जहां क्या माना गया, b इक्वल 3। अब देखो यहां बच्चों एक प्रश्न आपके मन में आया होगा कि उस बार तो 3m था तो आप सर आप 3 मान लिए तो ठीक किए, लेकिन इस बार 9m है तो आप 3 क्यों मान रहे, ये प्रश्न आपके सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि 9 क्यों माने। अब देखिए जब सवाल जैसे ही लगाएंगे तो आपको वहां समझ में आएगा कैसे क्यों माना ऐसा। देखिए यहां लिखेंगे हम, पहला तो लिखेंगे, तो अब जैसे ही हल करना चाहते हैं तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम अगर लिखना चाहें, सर्वप्रथम अब यहां r की वैल्यू बार बार लिखनी होगी, r की वैल्यू एक बार क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। r यहां जो होगा वह r क्या होगा, r हो सकता है 0, हो सकता है 1, हो सकता है 2। देखिए r क्या हो सकता है, 1 2, इसीलिए ध्यान दीजिएगा यहां हम r की वैल्यू जो है 3m प्लस 1 3m प्लस 2 क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि m की r की वैल्यू जो हो सकती है वह 3 से छोटी, मतलब 0 1 2 हो सकती है। और b क्यों लिखा इसको भी बताता हूं बच्चों। देखिए सर्वप्रथम हम r बराबर क्या लिख देंगे, 0 रखने पर, तो जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3, यहां m लिखे हैं तो m मत लिखिए, चूंकि m वहां है तो यहां लिख दीजिए q वगैरह लिख दीजिए, q लिख दीजिए, इससे बेहतर रहेगा, नहीं तो सेम चीजें हो जाएगी तो आपको दिक्कत होगी समझने में। तो यहां क्या लिख सकते हैं कि हम a बराबर 3q लिख सकते हैं, a बराबर 3q। और इसका कह रहा है घन करने पर बच्चों, तो घन करने पर a³ बराबर क्या हो जाएगा, 3q का q। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप, जब कर सकते हैं यहां लिख दीजिएगा घन करने पर। जैसे यहां घन करेंगे आप तो देखिए बच्चों यहां करना क्या है, a³ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, a³ यहां a³ में 3 अंदर कर बाहर कर लीजिए और 9q³ अंदर कर दीजिए। जैसे इसको करेंगे तो a³ बराबर क्या हो जाएगा, 3 × m, और यहां लिख सकते हो जहां m इक्वल 9q² है, जहां m इक्वल इतना 9q² है, यहां लिख सकते हो। क्यों है, क्योंकि जैसे ही मैं आपको बताया कि a बराबर bq प्लस आर होता है, तो a बराबर bq प्लस आर होना चाहिए ना, तो ये
आर के पहले जो भी चीजें होंगी वो सब कुछ बी क्यू होगा। तो ये बी 3 तो बी हो गया, और वो क्या हो गया आपका, यहाँ 3 क्या हुआ बी। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ 9 लाना है ना, तो इसलिए यहाँ 9 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा। तो 3 को अंदर कीजिए, 3 को कहां करिए, अंदर कीजिए। इसको क्या बना दीजिए आप, 9 बना दीजिए। इसको क्या बना दीजिए, 9 बना दीजिए। इसको क्या बना दीजिए, 9। देखिए जिस प्रकार से सवाल आपका कहे, जो ही कहेगा वही आपको मान लेना है। यहाँ 9 लिखा है, इसलिए यहाँ आपको क्या रख देना है, 3 का घन करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। उस 27 में से जो लाना है, जैसे 9 यम लाना है तो 9 को बाहर रख लीजिए, अलावा सबको अंदर रख दीजिए। अब पूरे को क्या मान लेना है, m मान लेना है। पुनः बच्चों r बराबर आप क्या लिख सकते हैं, r बराबर 1 रखने पर, पुनः r बराबर 1 रखने पर जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब r यहाँ तो 0 था, तो यहाँ आप ऐसे 0 लिखते, लेकिन यहाँ r की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 लिखना पड़ेगा। अब इसका क्या करना है आपको, घन, सीधे यहीं से घन कर देते हैं। घन करने पर देखिएगा, आप एक स्टेप मन हो तो बढ़ा लीजिएगा। घन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर आपका, यहाँ क्यूब बन रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी इस रूप का बनेगा। आपको यहाँ सूत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ देखा जाए 3 क्यूब है, a क्यूब का ऐसे क्या है, 9 त्रिक 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, एक का क्यूब कोई मतलब नहीं है, प्लस 3ab 3 त्रिका 9 क्यू, और इन ब्रैकेट a प्लस b तो 3q प्लस 1। इतना होता है बच्चों। जब इतना होता है तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, इन सबको एक तरफ ले लीजिए। 27q क्यूब प्लस 9q इन ब्रैकेट 3q प्लस 1, और बाहर ले लीजिए प्लस 1। इतना आया। अब इसमें करना क्या है, यहां भी 9 यहां भी 9, तो 9 को ले लीजिए कॉमन और अंदर रख दीजिए। 9 त्रिक 27 तो 3q क्यूब प्लस यहाँ 9 है तो 0 बच जाएगा, q1 नहीं बचेगा, यहाँ 3q प्लस 1 बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका बाहर प्लस 1। तो इतना बच्चों आपको क्या मान लेना है, m मान लेना है। इतना क्या मान लेना है, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1। जितना देखिए b इंटू क्यू, b के बगल में जो भी संख्या रहेगी वह सबको क्या मान लेना है, यम मान लेना है बच्चों। और यम मान क्यों लिखना है, वो भागफल माना जाता है। यहां लिख सकते हैं इतना है, चूंकि m बराबर m क्या है, एक पूर्णांक है, 3q क्यूब इन ब्रैकेट 3q प्लस 1। चाहे तो किसी बुक में आप देखेंगे तो इसको क्या किया गया होगा, खोल दिया होगा, तो 3q स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा आपका क्यू। तो ऐसा नहीं करना, आपको ब्रैकेट में ही लिखना है, क्यों झमेला, इसको झमेला झेलना है आपको। ये पूरा आपका बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये चाहे तो आप समीकरण के रूप में लिख लें, समीकरण 1 बना, समीकरण 2 बना। अब देखिए तीसरा देख लेते हैं इसी प्रकार, पुनः r बराबर 2 रखने पर, r बराबर क्या रखने पर 2। तो देखिए बच्चों r बराबर 2 रखने पर तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 इक्वल क्या, क्यूब करें तो क्यूब जैसे करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 q क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस b प्लस 3ab होता है, क्या होता है 3ab, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab मतलब 3 त्रिका 9 सही था यहाँ। तो यहाँ क्या करेंगे, 3ab तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो यहाँ 18 क्यूब, और अंदर हो जाएगा a प्लस बी 3q प्लस 2, इतना आया। इसको क्या करना बच्चों, a क्यूब, अब इसको एक तरफ लेना, 8 को उस पार ले जाना है, ध्यान दीजिएगा, 27q क्यूब प्लस 18q और इन ब्रैकेट 3q प्लस 2 और इन प्लस 8। तो यहां देखा जाए a क्यूब इक्वल क्या होता है 27, यहां से आप कॉमन लीजिए, 27 में कॉमन 9 रखिए, तो कि आप देखिए अंदर क्या बचा, 3q क्यूब प्लस 9 लेंगे तो 9 दूनी 18, 2q, अंदर बचा है आपका 3q प्लस 1 इन ब्रैकेट, आप बड़ा कर ब्रैकेट यहां लगाइए और प्लस 8 लिख दीजिए। इतने पूरे के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, आप यम लिखेंगे।
तो ये क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m और प्लस क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ ए क्यूब बराबर क्या है आपका, ये आ गया। देखिए यहाँ समीकरण नंबर 3 लिखना चाहे तो लिख लें, आपको क्या लिखेंगे 3। तो यहाँ आप देखें, मैं यहाँ इसको कर देता हूँ, ये आ रहा है पूरा वीडियो में आपकी। हाँ यहाँ तक तो आपका आ रहा है पूरा, यहाँ तक जब पूरा आ रहा है तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 2 व 3 से 1 व 2 व 3 से ए क्यूब बराबर क्या आ रहा है, ए क्यूब बराबर आ रहा है 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 2, सॉरी यहाँ 8 आ रहा है, ए क्यूब बराबर इतना आ रहा है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह उसका घन क्या होगा 9m प्लस 1 का मान 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ऐसा लिख दीजिएगा। इतना है समीकरण 3 से इतना। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः किसी m धनात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक पूर्णांक के घन के लिए यह 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ऐसा होगा बच्चों। देखिए यहां आपको समझ में आ गया। अब प्रश्नावली 8 का प्रश्नावली 1.1 का वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा सवाल मैं पहले दे चुका हूं और आज तीसरा चौथा पांचवा दे दिया। अब प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिएगा, ये किस बुक में है, एनसीईआरटी, तो उसमें संबंधित है, तो एनसीईआरटी लिख सकते हैं, ERT उस पर बेस्ड है ये बुक, उसी से मैं करा रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। ये भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का मैं समापन करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में कल किसी नए जोश खरोश के साथ मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभ रात्रि। आपका रात्रि सुकून का रहे, शुभ आपका मंगलमय हो।